हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिबिलिटी का यूज़ करके मैं किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे के अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूँ। अगर उसमें से कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है तो उसका दूसरे वाले का पहले के रिस्पेक्ट में या पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या होता है, ये रूल, ये प्रिंसिपल हेल्पफुल होता है। ठीक है, आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा जो ये रिफ्रैक्शन है बच्चा थ्रू द ग्लास है, यानी हेडिंग डाल लीजिए नोट्स में अपने कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, तो इसको मैं कैसे समझूंगा, आइए देखते हैं। पहले इसका रेडाग्राम समझेंगे। ये हेडिंग डाल लीजिए अच्छे से। हम बच्चा यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक मैं थिक ग्लास स्लैब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? थिक ग्लास स्लैब, कुछ इस तरीके। ये क्या है? थिक ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जब लाइट कुछ यहाँ से ऐसे, जब लाइट इसमें ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है। कैसे ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है? ये मान लेते हैं ये कैसा मीडियम है, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा फर्स्ट है, इसको मैं एयर बोल रहा हूँ। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा ग्लास है, किसका है? ग्लास। और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यूट बोल रहा हूँ। और इसको जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज टी। मान लेते हैं इसका जो थिकनेस है, इसको कितना बोल रहा हूँ? स्मॉल टी बोल रहा हूँ। टी टाइम नहीं है यहाँ पे, यहाँ थिकनेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल हो गया ऐसे। ये नॉर्मल थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये आगे काम आएगा मुझे, ये नॉर्मल का एक्सटेंशन। और जब आपको पता है जब लाइट रेज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर से ग्लास में जाता है तो किधर होता है? इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा ये। ठीक, अब फिर यहाँ से नॉर्मल में ड्रा कर रहा हूँ दिस वन। अब जो इमरजेंट रे होगा, कौन सा बच्चा? ये जो इमरजेंट रे होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से। दिस इज द इमरजेंट रे। और इस जो ये इंसिडेंट आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ कुछ ऐसे, कैसे ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ। अभी जो मैं प्रोड्यूस लाइन किया हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है बच्चा? इंसिडेंट लाइट है। डायरेक्शन ऑफ क्या है? ये इंसिडेंट। और इसमें बोल दे रहा हूँ इंसिडेंट लाइट को ये नॉर्मल है एन, और ये बोल दे रहा हूँ यहाँ पर एन डैश। ठीक, और ये एंगल ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं? इंसिडेंस। और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ। तो अगर बच्चा दो लाइनें जो पैरेलल लाइन एक दूसरे को ऐसे है, अब कट करता है स्लैंट रूप से, तो आपको पता है जो इसके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं बच्चा आपस में, क्या अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा? ये अगर R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? R1 ही हो जाएगा। यानी कि ये R1 बराबर ये R1। यानी कि अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C D, ये मैंने नाम दे दिया है। ए बी हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। बी सी क्या है बच्चा? रिफ्लेक्टेड रे है। और सी डी भी क्या है? रिफ्लेक्टेड है। और इसको मैं रिफ्लेक्टेड रे को मैं बोलूँगा क्या? इमरजेंट रे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो ए बी है बच्चा, यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे है। और जो यहाँ पर बी सी है बच्चा, ये रिफ्लेक्टेड रे है इनसाइड द रिफ्लेक्टेड रे इन स्लैब, मतलब ग्लास के अंदर, इन मीडियम ग्लास मीडियम के अंदर। ठीक, और जो इसको मैं सी डी है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये इसको मैं बोलूँगा बच्चा क्या? इमरजेंट, क्योंकि ये फाइनली क्या हो रहा है? इमरजेंट हो रहा है। इसे इसका नाम क्या दूंगा मैं? इमरजेंट रे बोलूँगा। क्या बोलूँगा? इमरजेंट रे। क्लियर? और इस जो मैंने प्रोड्यूस किया लाइन, इसको मैं बोल रहा हूँ बी बी डैश। और जो बच्चा यहाँ पे जो ए बी है, ए बी डैश, या ऐसे लिखते हैं
दिस वन। ये जो बी बी डैश है बच्चा, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। जब मैंने जो प्रोड्यूस किया है ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो प्रोड्यूस लाइन है, ठीक। ये मैंने बता दिया है ए बी क्या है, बी सी क्या है, यहाँ पर सी बी क्या। और मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि जो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट रे है, ये एंगल ऑफ जो इमर्जेंट रे है, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, ई बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो ये रे डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। इसको मैंने आई लिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना लिया है, R1। ये R1 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चा, R1 हो जाएगा। मैंने अभी बताया दो पैरेलल लाइन को स्लैंट लाइन कट करता है, उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर हो। तो अब मैं जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है बच्चा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ई बोल रहा हूँ। और ये जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन जो है इमर्जेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा प्रूव करके, जो बच्चा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, वो आपस में अगर बराबर हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि जो इंसिडेंट रे ए बी है और जो इमरजेंट रे सी डी है, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल है। जैसे ये आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ ए बी यानी कि इंसिडेंट रे दिस वन एंड इमरजेंट रे सी डी, आपको पैरेलल आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो इस पैरेलल लाइन का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, दिस वन यानी कि दिस, ये जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बच्चा क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या इसे बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये नॉर्मल मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, दिस वन, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल लाइन को मैं बोल रहा हूँ क्या, एन एम, सी एम हो जाएगा। अब यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी बराबर होगा, यही एक्स के बराबर ये भी होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स, यानी सी एम जो है बच्चा हर जगह क्या है, क्योंकि सी डी और बी बी डैश क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, इक्वल होगा, जिसको मैं बोलूँगा क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम मैथमेटिकल चीज़ इसमें एनालिसिस करते हैं। ये डायग्राम आपका हो जाएगा इधर, दिस वन। अब देखो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ साइन आई अपान साइन एन। कब, जब बच्चा एयर टू ग्लास में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, एयर टू ग्लास में। इस केस में मैं यहाँ पे R1 लिया हूँ, इसको I बोला हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, या यहाँ पे लिख दूँगी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मान लो ये ग्लास का भी है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि इस टर्म्स को मैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकता हूँ, ये चीज़ है ना। मैंने बताया था रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखा जाए, तो रेशियो लिखा जाए तो उसको वहाँ पे एब्सोल्यूट मिलेगा। और किसी एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, या दूसरे का बच्चा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला था मैंने, डिफाइन किया था। तो नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं वीडियो में समझाया हूँ, लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में कोशिश किया उसमें समझाने की, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चा, जब ये लाइट एयर से ग्लास में गया, तो जब ये कहा ग्लास से, फिर ये भी क्या है, एयर ही है, और इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू1 ही रहेगा। अब जब लाइट इमरजेंट होगी फाइनली, तो कहाँ से पास होगा, ग्लास टू एयर, यानी बोले तो डेंसर टू रेयर में जाएगा, कहाँ जाएगा, डेंसर टू रेयर में जाएगा। अब इस केस में अगर यहाँ पे इसने लिखाऊंगा, नाउ नाउ when light goes from ग्लास टू कहाँ बच्चा, एयर। तो इस केस में स्नेल लॉ क्या लिखा जाएगा, स्नेल लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्नेल लॉ अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर साइन। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन जाएगा, इसके लिए R1 ही बन जाएगा, इट बिकम्स R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ई। ये देखो
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, ई है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई R1 बन जाएगा। क्यों R1 मैंने लिया, क्योंकि दो लाइन स्लैंट लाइन है ये। मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर ये R1 है बच्चा तो ये भी कितना हो जाएगा, R1 ही हो जाएगा। तो देखो R1 बराबर R1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस केस में मैं क्या ले लिया, मैं R1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा इस इंटरफेस के लिए। इस इंटरफेस के लिए बच्चा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, R1 था। और इस इंटरफेस के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट R1 हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा। तो वी कैन राइट हियर, ये आई है, वी कैन राइट हियर, देखो इस केस में मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। देखो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ कर हो रहा है, एयर में हो रहा है, तो ये जो रेशियो का कांस्टेंट बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं सिंपली मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको कि एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा। ठीक, और इसको क्या लिखूंगा बच्चा, म्यू ए अपान म्यू जी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी विल गेट, वी गेट हियर, हम क्या पाते हैं बच्चा, यहाँ पे साइन आई अपान साइन R1 इंटू साइन R1 अपान साइन, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आपका क्या, देखो ये था म्यू जी अपान म्यू ए, और यहाँ है म्यू अपान म्यू जी। तो वी कैन राइट हियर म्यू जी अपान म्यू ए इंटू म्यू ए अपान म्यू जी। देखो ये कट जाएगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स है, मीडिया है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ से बच्चा देखो R1 साइन R1, ये साइन R1 कट जाएगा, तो हमारे पास अब फाइनली क्या बचेगा, आफ्टर कैंसिलेशन हमें मिलेगा आपको यहाँ पर साइन आई अपान साइन ई इक्वल टू 1। इसको और क्या लिख सकता हूँ, साइन आई इक्वल टू साइन ई। अब मैंने फिर इसको बताया था कि अगर बच्चा ऐसा हो तो मैं कट नहीं करता, इसको मैं क्या कर कंपेयर, तो इन दोनों का मैं टर्म्स को कंपेयर करूँगा तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ई। मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस, और एंगल ऑफ जो इमरजेंट है बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंट, वो दोनों आपस में बराबर है। जब ऐसा कुछ आता है दोनों लाइनों के बीच में तो बोला जाता है बच्चा कि जो लाइन है, जो लाइन है, लाइन क्या है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी लाइन है, आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैसे हैं ये, पैरेलल बोले जाते हैं। जब यानी कि जब एंगल ऐसे बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चा जो इंसिडेंट रे है, देखो डायग्राम में ये जो इंसिडेंट रे है ये किसके पैरेलल है, इंसिडेंट यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। दिख रहा है आपको, यानी कि मैंने ए बी को जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि बी बी डैश इज पैरेलल टू द सी डी। तो यहाँ से कंक्लूजन लिख सकता हूँ मैं, जब ये रिजल्ट पाया मैंने तो यहाँ लिख सकता हूँ कि इंसिडेंट रे will be parallel to the is parallel to the यहाँ पे इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमरजेंट रे, इमरजेंट। ठीक, एक चीज तो ये मैंने प्रूव कर दिया, यानी कि इस केस में मैंने बता दिया कि जब कोई लाइट क्या हो रहा होगा, किसी ग्लास स्लैब से पास हो रहा होता है तो उस केस में इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट होगा, फाइनल इमरजेंट रे होगा बच्चा, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये ग्लास स्लैब की थिकनेस कुछ भी हो यहाँ पर, तो अगर ऐसा होगा तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, यानी कि इमरजेंट रे क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, डिफाइन करने जा रहा हूँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाल लीजिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पर, इस वन। अब इसमें मैं निकालने जा रहा हूँ इसी फिगर से लैटरल डिस्प्लेसमेंट,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए अब इसी में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या इसे लेटरल शिफ्ट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ फिगर देखिए, एक बार फिगर देख के समझ लेते हैं फिर डिफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ देखो बच्चा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन दिख रहा है मैंने डॉट डॉट करके प्रोड्यूस किया हुआ लाइन बी डैश के रूप में। तो डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, आपस में क्या है, एक्स है। यही एक्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी एक्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, इसी लिखो यहाँ पर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द perpendicular distance between the direction of incident ray और इंसिडेंट रे का नाम क्या है, देखो यहाँ पर इंसिडेंट का नाम है बच्चा क्या, ए बी, ये ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी। और इमेजेंट रे का नाम क्या है, सी डी, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड, इसका नाम बोल दे रहा हूँ ए बी, एंड इमर्जेंट रे, इसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पर, सी डी, इज कॉल्ड lateral डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसको मैं यहाँ पे x बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, x। देखो डायग्राम में दिस पर, और इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर cm। यहाँ पे मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ के नाम से बोल रहा हूँ cm। ठीक, यानी cm यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, यहाँ लिखा हूँ मैं, नहीं यहाँ लिख लो इसको बच्चा, मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जो cm है, cm इज व्हाट, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसी बोलूँगा शिफ्ट। ठीक, आइए मैं अब इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालूंगा, एक्सप्रेशन निकालूंगा। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सब कुछ इसी रे डायग्राम में है, मैं इसी रे डायग्राम का यूज करके पूरा डिड्यूस करूंगा रिलेशन में। तो इस डायग्राम में मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि जो इंसिडेंट रे है, जब वो ग्लास स्लैब से पास हो रहा था तो उस केस में इसमें कितना डेविएशन हो गया, मैं बोल रहा हूँ इसका डेविएशन जो हो रहा है बच्चा कितना, डेल्टा, यानी कि इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बाई डेल्टा। ठीक, आफ्टर पासिंग व्हाइल पासिंग फ्रॉम द एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, तो अपने ओरिजिन पास कितना डेविएट हो गया, डेल्टा। ठीक, तो आइए अब देखते हैं। अब इस डायग्राम में मैं देखूंगा यहाँ पे इस डायग्राम देखो, इन ट्रायंगल BCM, देखो इन ट्रायंगल BCM, अगर मैं इस BCM ट्रायंगल की बात करूंगा तो मुझे देखो क्या मिलेगा, ये एंगल डेल्टा है, दिस इज एंगल वन डेल्टा, ये मैंने लिखा हुआ है डेल्टा यहाँ पर। ठीक, ये एंगल कितना है, डेल्टा। डेल्टा के सामने का जो साइड होगा बच्चा ट्रायंगल कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक, अब ये नॉर्मल है तो इसके ये क्या होगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये हाइपरटेनस बन जाएगा, ये क्या, यानी कि BC बिकम्स हाइपरटेनस एंड CM बिकम्स परपेंडिकुलर एंड PM बिकम्स बेस। तो इस ट्रायंगल की बात करूंगा, देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCM। ठीक है, दिखा आपको यहाँ पे BCM। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल BCM, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लो हेडिंग में, एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल BCM, मैंने BCM की बात किया था वहाँ से। BCM में बच्चा अगर मैं साइन डेल्टा लिखूंगा, ये साइन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, हो जाएगा यहाँ से CM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंस यहाँ पे क्या था बच्चा, BC। देखो डायग्राम फिर से देख लेते हैं,
बात आपको डायग्राम में ही सब कुछ है, डायग्राम समझ में आया है तो मैथमेटिकल चीज़ें भी समझ में आएंगी। देखो बी सी एम ट्रायंगल में ये क्या है, सी एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बी सी इज व्हाट, हाइपोटेनस। देखो इन ट्रायंगल बी सी एम, तो इसमें देखो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बच्चा आपका बेस और ये हाइपोटेनस, तो सी एम बिकम्स परपेंडिकुलर एंड बी सी बिकम्स हाइपोटेनस। देखो ये लिखा हूँ मैं यहाँ पर सी एम अपान बी सी। तो अब देखो यहाँ पर सी एम क्या है, यहाँ पर मैंने सी एम कितना माना है, एक्स माना है, और बी सी को मैंने अभी पता नहीं है, तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी सी साइन डेल्टा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा इसको भी समझ लेते हैं, ये डायग्राम में देखो, डायग्राम में अब देखो बच्चा, अगर ये थिकनेस टी है तो ये भी क्या होगा, ये भी पैरेलल ही है, अगर ये पूरा टी है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, यानी कि बी एंड डैश बिकम्स टी। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो बी एंड डैश, बी एंड डैश व्हाट इज व्हाट, टी है, बी एंड डैश टी है, तो यहाँ भी देखो ये नॉर्मल ही है। हाँ, तो अब देखो इन ट्रायंगल बी एंड डैश सी, बी एंड डैश सी, अब इसमें देखो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि एंड डैश सी बिकम्स परपेंडिकुलर एंड इट बिकम्स बेस एंड इट बिकम्स हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मुझे, अगर मुझे ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो बी सी देखो किस में आएगा, मुझे ये टी पता है और बी सी निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे कास टर्म ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा टी अपान क्या, टी अपान बी सी। तो यहाँ देखो इन ट्रायंगल बी एंड डैश सी, इन ट्रायंगल बी एंड डैश सी, यहाँ से लिख लो इन ट्रायंगल बी एंड डैश सी, बी एंड डैश सी, इन ट्रायंगल बी एंड डैश सी। तो यहाँ से मुझे कास आर वन इक्वल टू मिल जाएगा बच्चा क्या, यहाँ से मिल जाएगा आपको बी एंड डैश अपान अपान यहाँ क्या हो जाएगा बी सी, तो मुझे बी सी निकालना था यहाँ से, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा बी एंड डैश अपान बी सी, और बी एंड डैश कितना माना था मैंने, टी माना था, ये सॉरी यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा बी एंड डैश अपान कास आर वन, बी एंड डैश कितना था यहाँ पे टी था, और ये कितना था यहाँ पर आर वन था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। फिर से देख लीजिए डायग्राम अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पर बी एंड एस सी, देखो बी एंड एस सी में मैंने कास आर वन लिया है, कास आर वन लिया है, तो बी एंड एस, देखो बी एंड एस अपान क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या बन जाएगा इसमें, दिस इज द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे लिखने के आएगा ये दिस वन, ठीक। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में नीचे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, put the value of equation second in first, we get what, we get here कि बच्चा x बराबर हो जाएगा, बी सी कितना निकाला है हमने, टी अपान कास आर वन इंटू साइन डेल्टा, x बराबर हो जाएगा आपके पास टी साइन डेल्टा अपान कास आर वन, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहाँ पे डेल्टा को मैं मालूम नहीं है, मुझे क्या बच्चा आई वन पता रहेगा और आर वन पता रहेगा, तो देखो अब डेल्टा को कैसे लिख सकता हूँ डायग्राम में, डायग्राम देखना, सब कुछ डायग्राम में ही है, कहीं कुछ नहीं है, सब गेम डायग्राम का है। देखो ये लाइन देखो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से देखिएगा डायग्राम को, ये लाइन देखो, ये दिस लाइन, ये लाइन देखो, दिखा आपको ए बी डैश, और बच्चा ये लाइन देखो एन एन डैश,
दिखा, ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन दिखा। तो यहाँ से देखो बच्चा, ये दोनों लाइन जो आई है, जो एंगल आई है वो बच्चा किसके बराबर है, R1 प्लस डेल्टा के बराबर है। फिर समझ लीजिए, देखो ये लाइन के लिए और इस लाइन के लिए ये पूरा एंगल हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये पूरा एंगल ये है, इट इज व्हाट, यहाँ पे देखो डायग्राम, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बराबर, यानी I1 R1 प्लस डेल्टा बराबर किसके होगा, I1 के बराबर, I के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से मैं डेल्टा निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये I1, इसको मैं I1 बोल दे रहा हूँ, चलो I ही बोल देता हूँ, इसको I रहने दो। अब बच्चा यहाँ पे हो जाएगा I माइनस R, कितना हो जाएगा, I माइनस R1। ठीक, तो यहाँ से मैं डेल्टा क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट हियर बट, यहाँ मैं बोलूँगा क्या, इट दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज x इक्वल टू t साइन I माइनस R1 अपॉन cos R1। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक, यानी कि with the help of this expression we can determine the lateral displacement, lateral shift in case of glass slab। ठीक है, अच्छा इसको और क्या लिख सकता हूँ, देख लो इसको, और इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू t साइन I माइनस R1 इंटू सेक R1। आपको पता है 1 अपॉन cos R1 क्या है, सेक R1 हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारे लिए दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है बच्चा, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, और एक डिपेंड कर रहा है बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक, अब यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ पर लगे हाथ, इसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चा किन किन बातों पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंडेंसी ऑन थिकनेस ऑफ मीडियम में कैसे करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे करेगा, डिपेंडेंस ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे कैसे होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, इसी में इस एक्सप्रेशन से ही मैं सब कुछ लिखूंगा। नीचे लिख लो बच्चा, lateral displacement depends on following factors। lateral displacement depends on following factors। पहला फैक्टर क्या रहेगा, ये क्या लिख लो, lateral displacement depends on following factors। पहला फैक्टर क्या रहेगा बच्चा, जो x है, यानी कि x मतलब कौन, lateral displacement। देखो इस एक्सप्रेशन में दिस वन, यहाँ से बच्चा ये दिख रहा है, जितना t बढ़ता जाएगा उतना ये थिकनेस कितना बढ़ता जाएगा, थिकनेस ऑफ ग्लास जितना बढ़ेगा उतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर मोर इज द, यहाँ से लिख लूंगा मोर इज द थिकनेस, मोर इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, क्या होगा, मोर विल बी lateral displacement। ठीक, ये बात समझ में आ गया, पहला फैक्टर यहाँ से, यानी कि x ज़्यादा होगा तो t भी ज़्यादा होगा। ठीक, और x कम हो, t जब कम होगा बच्चा तो x भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये पहला फैक्टर था, मोर इज द थिकनेस ऑफ मीडियम या ग्लास स्लैब, मोर विल बी व्हाट, lateral displacement। सेकेंड फैक्टर लिख लो, सेकेंड फैक्टर बच्चा, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं। देखो इस एक्सप्रेशन में बच्चा आई टर्म आ रहा है, जितना ज़्यादा आई होगा
उस हिसाब से R1 वेरी करेगा, ये R वेरी करेगा। ठीक, तो यहाँ जितना आई होगा बच्चा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो नीचे लिख लो, मोर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, मोर विल बी, मोर इज डिस्प्लेसमेंट। कैसा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड फैक्टर देखो, थर्ड फैक्टर ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, आइए इसको समझ लेते हैं। इसको ऊपर कर देना, इसको समझ लेते हैं बच्चा। देखो आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा, आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे मैं बोला था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट इज लेस देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, ये मैंने बताया था यहाँ पर। तो इस केस में अगर मैं अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलर की लाइट अगर ग्लास से पास रहूँगा तो उस केस में बच्चा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे, आइए समझते हैं इसको। अब देखो बच्चा यहाँ पे मैं लिखूँगा कैसे कि मोर इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ लिख लो, मोर इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, क्या होगा, मोर विल बी व्हाट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं और डिटेल में समझ लेता हूँ, इसका क्या मतलब है। अच्छा आपको पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट क्या होता है, ज़्यादा होगा रेड के लिए। उस केस में यहाँ पे मैं अगर देखूंगा कि जो बच्चा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, इस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चा, यानी मैं एक्स में बोल दे रहा हूँ बार बार, ये एक्स क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्स फॉर वी क्या होगा बच्चा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वी वायलेट लाइट के लिए क्या होगा, ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन टू रेड लाइट। यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों ऐसा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट लाइट क्या करेगा, ज़्यादा बेंड कर देगा बच्चा इसको, और इसको कम बेंड करेगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वायलेट लाइट के लिए, वायलेट लाइट के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज मोर फॉर द वायलेट लाइट इन कंपेरिजन टू व्हाट, रेड लाइट। अब इसको रे डायग्राम में कैसे समझेंगे, सपोज हम यहाँ पे बता के समझा रहा हूँ। ये बच्चा ग्लास स्लैब हो गया, सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक मैं रेड लाइट ले रहा हूँ। ठीक, अब ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सपोज ये रेड लाइट है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कहाँ पे, सेम, मैं दोनों लाइट को मैं बच्चा जो इंसिडेंट करा रहा हूँ सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करा रहा हूँ। ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, सपोज ये नॉर्मल है। ठीक, अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगा कैसे, कम बेंड होगा कुछ ही तरीके से, राइट। अब यहाँ से फिर नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ मैं, दिस वन, साइड कर दे रहा हूँ। अब देखो इस केस में देखो लाइट जब इमरजेंट होगी बच्चा फाइनली कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे कम बेंड हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, ये कम बेंड कर दे रहा हूँ इसको ऐसे यहाँ पर। तो अब देखो ये तो फिक्स है, ये तो मैं बोल दे रहा हूँ आई। अब बच्चा ये क्या है, R1, ये भी क्या है R1, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको मैं बता रखा हूँ ये। तो अब देखो यहाँ पर बच्चा जो इसको मैं प्रोड्यूस करूँ, इस इंसिडेंट लाइन की डायरेक्शन को मैं दिखाऊँ, यहाँ पर कुछ ये दिख रहा है, दिख रहा है डायग्राम में ऐसे, ये रेड लाइट के लिए है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इंसिडेंट लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंट में दोनों के केस में मैं सेम रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या रख रहा हूँ,
सेम रख रहा हूँ। अब मैं क्या ले रहा हूँ, वायलेट लाइट सेम एंगल पे क्या कर रहा हूँ बच्चा, सेम एंगल पे मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ। तो आपको पता है जब ये ग्लास स्लैब से पास होगा जिसका रिफ्रेक्टिव μ2 है और इसका बच्चा μ1 है, आपको पता है ग्लास स्लैब में जो वायलेट लाइट के लिए क्या होता है बच्चा, रिफ्रेक्टिव ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आर। तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये लाइट को क्या करेगा, वायलेट लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा। कैसे, इस तरीके से दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चा, उस केस में ये जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द वायलेट क्या होगा, कम होगा आर कैपिटल आर से। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा इसके लिए, तो ये नॉर्मल हो रहा है, दिस इज नॉर्मल, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ये कलर में चेंज करके बता रहा हूँ आपको, दिस वन, ये नॉर्मल के लिए। अब इसका नॉर्मल ऐसे बन जा रहा है, ये नॉर्मल है। अब देखो, अब इसमें से इमरजेंट होगा रे, कैसे होगा, ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ये अगर इमरजेंट होगा तो कैसे होगा बच्चा, कुछ ऐसे होगा, दिख रहा है आपको। अब इस केस में आप देख रहे हो कि ये जो ये है दिस वन, ये मैं आपको यहाँ से अच्छा और डायग्राम से दिखा रहा हूँ, दिस वन, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है और ये रेड लाइट का है, ये रेड लाइट का है, दिख रहा है, ये रेड लाइट का है, ये लेटर डिस्प्ले वायलेट है। इस केस में आप देख रहे हो जो एक्स है बच्चा, एक्स क्या है, वायलेट है, और ये एक्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कैपिटल आर। इस केस में क्या हो रहा है, लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है इन कंपेरिजन टू रेड लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा डिपेंडेंसी ऑफ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक, तो ये रहा है होल एनालिसिस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अच्छे से नहीं समझ में आएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से फिर से अपना नोटिस एक एक चीज़ नोट डाउन करते जाइएगा कि इसको मैं क्या बोला हूँ, हर एक स्टेप अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में भी आएगा क्या कैसे है। ये एक्सप्रेशन मैंने अच्छे से बताया है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्यों करता है, मैंने कोशिश किया यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, और इसको मैं दिखाया भी यहाँ पे, यानी कि हमें बता दिया कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा इज मोर फॉर द वायलेट लाइट देन द रेड लाइट। तो कैसे होता है ये चीज़, क्यों होता है, मैंने इसके बारे में फैक्टर पढ़ा रखा है, नहीं होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेट करता है, वायलेट के लिए क्यों ज़्यादा होता है, रेड के लिए क्यों कम होता है, पूरा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वहाँ जाके आप रिवीजन करके तब इस लेक्चर को देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।